हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी कहानी सिलवटें। भावनाओं के दर्द की इस कहानी में जीवन में पड़ी सिलवटों की दास्तान है। इस कहानी में स्त्री पुरुष संबंधों की कई परतें दृष्टिगत होती हैं। पहले एक तरफा प्रेम, लड़की को हासिल करने की लालसा, फिर विश्वासघात, फिर सांत्वना और प्रेम दर्शाते हुए जीवन उद्धार करने का एहसान जताना और अंत में ग्लानि महसूस करना। सुलोचना का सादा जीवन सुखद चल रहा था। बलात्कार की घटना उसके जीवन में सिलवटों की तरह पड़ी रह जाती है। गर्भवती सुलू विजय से वो शादी इस शर्त पर करती है कि वो उसके अपराधी को ढूंढ कर लाए, पर वो ऐसा करता नहीं है। लेकिन क्यों? जानने के लिए सुनते हैं ये कहानी। कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्षों तक इस दर्द को सहा है मैंने। लगता है अब ये दर्द जान लेकर ही रहेगा। और फिर दर्द भी तो कोई छोटा मोटा दर्द नहीं है, भावनाओं का दर्द है। भावनाओं का ही तो खून हुआ था। क्या इसे केवल भावनाओं का खून कह सकते हैं? नहीं, मेरे शरीर पर भी तो वो दुर्घटना कुछ ऐसे निशान छोड़ गई थी जो कभी न मिट पाए। निशान यदि मिट भी जाएं, तो क्या उनकी याद कभी मिट पाएगी? यादों को मिटा देना क्या इतना ही आसान है? यादें तो मनुष्य की धरोहर हैं, और फिर एक स्त्री तो यादों के सहारे अपना संपूर्ण जीवन बिता लेती है। किंतु मेरी यादें तो शरीर में सिरहन पैदा कर देती हैं। फिर भी उन यादों को कितनी बार जिया है मैंने। उस घटना को तो मैं स्वयं ही नहीं भुलाना चाहती। वो घटना तो मेरे जीवन का आधार ही बन गई है, और उस याद को नासूर बनाकर पाल रखा है मैंने। वो तो दिन ही कुछ और थे। कालिदास के साहित्य की दीवानी थी मैं। मेघदूत और शाकुंतलम की तो एक एक पंक्ति मुझे कंठस्थ थी। शाकुंतल के बारे में सोच सोच कर लजा जाती थी कई बार। हॉस्टल की मेरी सहेलियां भी तो शकुंतले कहकर चिढ़ाया करती थीं। अब वो हंसी खुशी के दिन कहाँ। उस दुर्घटना के बाद कॉलेज भी तो छूट ही गया था। बस किसी तरह बीए पूरी कर ली थी। वो था भी तो बीए का अंतिम वर्ष ही। उस अंतिम वर्ष की याद मेरी चिता तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। कॉलेज के लड़के मुझसे कितना डरते थे। किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी मुझसे आंख मिलाकर बात करने की। एक ने हिम्मत की थी और एक अश्लील वाक्य मेरी ओर उछाल भी दिया था। बेचारे का दुर्भाग्य। उस समय हॉकी खेल कर आ रही थी और उसने यही भर तो कहा था, हाय, इन नाजुक हाथों से हॉकी का बोझ कैसे उठता होगा। हमें ये बोझ दे दो शकुंतले। कहने भर की देर थी और मेरी हॉकी उसके माथे पर पहुंच गई थी और वहां एक घाव छोड़ आई थी। कहते हैं ना कि स्त्री का आभूषण लज्जा होती है, किंतु मेरा आभूषण तो मेरी हॉकी ही थी। कॉलेज के किसी भी लड़के में मुझे छेड़ने का साहस नहीं था। फिर शकुंतले तो मुझे मेरी खास सहेलियां कहती थीं। इस मुए को किसने हक दे दिया था कि मुझे शकुंतले कहकर पुकारे? ये नाम भी तो मुझे नाटक ने ही दिया था। मेरा असली नाम ये थोड़े ही था। नाम भी तो बदल जाते हैं। अब लोग मुझे मिसेस कोहली कहते हैं। पति अब भी सुलू कहते हैं। अधेड़ होने लगी हूँ। कभी खाली सुलू और कभी सुलू डार्लिंग। सुलक्षणा नाम इनको बहुत लंबा सा लगता है। कहते हैं, देखो सुलू, ये सुलक्षणा नाम कुछ ऐसा लगता है जैसे नाम लेना शुरू करो तो रात है और जब तक नाम खत्म हो तो सुबह हो जाती है। और मुझे तो रात के समय नाम लेने के अलावा भी कुछ करना होता है। सो मैं तो अपना काम सुलू कहकर ही चला लूँगा। माँ तो अब भी मुन्नी ही कहकर बुलाती थी और अब भी मुन्नी ही कहती है। उसे तो मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती। वो बेचारी तो सारा जीवन एक ही बात कहती रही। अब मुन्नी को कौन समझाए। माँ को मुझसे यही शिकायत है कि मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी, मनमानी करती हूँ। शिकायत तो मुझे भी है, विशेष रूप से अपने पति से। विवाह के समय उन्होंने मुझे एक वचन दिया था
किंतु अपने व्यापार के चक्कर में वे अपने वचन को भूल गए थे और ये भी भूल गए थे कि मेरा तो सारा जीवन ही उस वचन, उस दुर्घटना पर आधारित है। आधार जब डगमगा जाए तो कोई क्यों जीना चाहे। मैं भी यही सोचती हूँ कि अब इस जीवन का अंत हो ही जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा और संभवतः मेरे पति के लिए भी, क्योंकि अब मैं बीमार रहने लगी हूँ। पहले केवल मानसिक रूप से परेशान थी, अब तो शरीर भी रोगी हो गया है। जान चली जाएगी तो पति को भी इस रोगी शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। आखिर उनका क्या दोष है? वे क्यों सारा जीवन इस रोगी शरीर को सुलू या सुलू डार्लिंग कहते रहें? मेरी बीमारी से उन्हें भी तो परेशानी होती होगी। परेशान तो मैं भी कम नहीं। खुद अपने बेटे गौरव को भी अपने पास नहीं रख पाती। उसकी उपस्थिति मुझे फिर उस दुर्घटना की याद दिला जाती है और मैं और बीमार हो जाती हूँ। गौरव के रहते मैं अपने पति से और खिन्न रहने लगती हूँ। क्रोध भी आता है कि यह इंसान अपनी पत्नी के लिए शारीरिक सुख की सभी वस्तुएं उपलब्ध कराने की चेष्टा कर रहा है, किंतु जो काम मुझे असीम सुख दे सकता है वो काम मेरा पति क्यों नहीं करता। किंतु वो दुर्घटना घटी कैसे? वो घाव मुझे लगा कैसे? मेरे सीधे सादे जीवन में वो सिलवटें कैसे पड़ गईं? थक सी गई हूँ। शायद नींद आ जाए। सचमुच ये नींद ही तो मेरी दुश्मन है। इतनी गहरी नींद भी किसी की होती है क्या? एक बार बिस्तर पर गिरी तो घंटों सोई रहती थी। चाहे मेरे सिर पर बैठकर ढोल भी बजाता रहे कोई, तो भी मेरी नींद नहीं खुलती थी। इसी नींद ने एक दिन मेरा सुख चैन लूट लिया था और आज कोशिश के बावजूद भी नींद नहीं आती। उस दिन बहुत थक गई थी मैं। शाम को काफ़ी समय तक हॉकी का अभ्यास किया था। मेरी रूम पार्टनर कविता उस दिन विशेष अवकाश लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ गई थी। हॉस्टल में बत्ती चली गई थी। रोज़ ही तो बत्ती गायब रहती थी। फिर भी अच्छा था कि उस दिन ठंडी हवा चल रही थी। शाम को ही रात का सा आभास होने लगा था। मैंने मोमबत्ती जला ली थी। हवा के झोंकों के साथ मोमबत्ती जूझ रही थी। कब मोमबत्ती बुझी और कब मैं निंद्रा देवी की गोद में समा गई मुझे पता ही नहीं चला। सपने भी बहुत देखती थी। उस रात भी एक मधुर सपने में खो गई थी। लगा कोई हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे बदन पर रेंग रहा है। वो हाथ कभी मेरे उरोजों पर रुक जाता था तो कभी गुप्तांगों से खेलने लगता। शरीर में एक जोरदार तनाव सा उत्पन्न हो रहा था। एक आनंदमयी अनुभूति सी हो रही थी। स्वप्न भंग हुआ जब दो जलते हुए होठों ने मेरे होठों को अपनी कैद में ले लिया। तब कहीं मालूम हुआ कि ये स्वप्न नहीं था। मैंने चिल्लाना चाहा था, किंतु उसने अपने होठों का दबाव और भी बढ़ा दिया। मैंने स्वयं को उसकी जकड़ से छुड़ाना चाहा, पर हाथ पांव तो बंधे हुए थे। पहली बार अपनी नींद पर गुस्सा आया। उस अधम के शरीर के नीचे मेरा कमज़ोर शरीर छटपटा रहा था, किंतु वो तो पूरी तैयारी के साथ आया था। मेरे मुंह से अपने होठ हटाने से पहले ही अपनी हथेली मेरे मुंह पर रख दी थी और फिर एक कपड़ा मेरे मुंह में ठूस दिया। मैं निसहाय अपना शील भंग होते महसूस कर रही थी। अंधेरा इतना था कि कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। दिखाई देने का तो प्रश्न ही नहीं था। सब कुछ पल भर में नष्ट भ्रष्ट हो गया था। ये सब इतनी शीघ्रता से घटित हुआ कि मुझे कुछ भी सोचने या करने का अवसर नहीं मिला। काफ़ी समय तक यूं ही निढाल पड़ी रही थी। बहुत यत्न करके अपनी रस्सियां खोल पाई थी। सिसक रही थी, रो रही थी। तन और मन दोनों बुरी तरह से घायल थे। इतने में बत्ती जल उठी। मेरे बिस्तर की सिलवटें बल्ब की रोशनी में मेरे सर्वनाश की कहानी सुना रही थीं। बत्ती बंद कर दी, किंतु कब तक ऐसे ही बैठी रहती। एकाएक दिमाग में एक विचार कौंधा। फुर्ती से बत्ती फिर जलाई। खोजने लगी, संभवतः उस पापी की कोई निशानी जल्दी में छूट गई हो, पर कहीं कुछ नहीं था। अपने आप को समेटा, वार्डन के पास पहुंची। उसे अपने लुटने की बात बताई।
उसे एकाएक विश्वास नहीं हुआ, किंतु प्यार तो वो भी मुझे बहुत करती थी। उसी क्षण वो मुझे लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंची। प्रिंसिपल ने भी कमाल ही कर दिया था। सबको सुनने के बाद बोली, सुलक्षणा, भूल जाओ तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ है। हमारे समाज में जो भी लड़की विवाह से पहले कौमार्य खो बैठती है, उसकी ओर कोई आँख भी उठाकर नहीं देखता। अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, और फिर हॉस्टल और कॉलेज की भी तो बदनामी होगी ना। यहाँ मैं लूटी पीटी खड़ी थी और प्रिंसिपल को कॉलेज और हॉस्टल की बदनामी की चिंता हो रही थी। नारी होकर भी नारी की व्यथा को नहीं समझ पा रही थी वो। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य इतना निष्ठुर कैसे हो पाता है? क्या वो अपनी बेटी को ये सब कह पाती? पराये के दुख को समझना कितना कठिन होता है ना। ऐसे में हमारी वार्डन ने मेरा पूरा साथ दिया था। पुलिस में रिपोर्ट भी उसी ने ही लिखाई थी। पुलिस आई भी थी। तब तक पुलिस वालों के बारे में केवल सुना ही था। उनसे मिली तो अपनी प्रिंसिपल तो देवी समान लगने लगी थी। पुलिस अधिकारियों से मिलने के बाद पता चला कि निष्ठुरता की सीमाएं कितनी विस्तृत हैं। भद्दे अश्लील सवाल, हवस भरी निगाहें आज भी याद करती हूँ तो शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। 4-5 दिन में ही टूट गई थी मैं। अपने आप पर कितना भरोसा, कितना गर्व था मुझे, किंतु सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। सोचा कुछ दिनों के लिए माँ के पास चली जाती हूँ, संभवतः उनकी ममता की छाँव मेरे घावों पर मरहम लगा सके। प्रिंसिपल ने एक बार फिर कहा था, अपने माँ बाप को कुछ मत बताओ, इसे एक दुःस्वप्न की तरह भूल जाओ। समय सब कुछ भुला देता है। पढ़ाई में मन लगाने की चेष्टा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्रिंसिपल की पहली बात ना मानने का परिणाम देख चुकी थी। उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनकी बात मान ही ली, किंतु क्या सहज हो पाना इतना ही सरल है? और फिर उन सब में तो बात फैल ही चुकी थी जो मेरे अपने नहीं थे। तो जो अपने हैं उनसे ये बात क्यों छुपाऊं? यदि उन्हें किसी बाहर वाले से पता चला तो क्या होगा? सवाल तो बहुत से थे, किंतु किसी एक सवाल का भी जवाब मेरे पास नहीं था। सामने केवल अंधेरा था। सुरंग के दूसरी ओर रोशनी दिखाई पड़ जाए, किसी रोशनी तक पहुंचने के लिए घुटन भरे अंधेरे की यात्रा भी तो मुझे ही करनी थी, अकेले, निपट अकेले। सभी चेहरे एक एक करके उस अंधेरे में गुम होते जा रहे थे। माँ, पिताजी, वार्डन, प्रिंसिपल, सहेलियाँ। अभी तक तो पुलिस के सवाल ही दिमाग पर छाए हुए थे। हाँ, तो आप कैसे लेटी हुई थी? यानी कि आपको पता ही नहीं चला कि कोई आपके साथ कुछ कर रहा है? कमाल है। फिर भी आपको किस स्टेज पर पता चला कि आपके साथ जो हो रहा है वो हो रहा है? यानी कि आप उसका चेहरा भी नहीं देख पाई? मेरा मतलब है वो तो आपके बहुत करीब रहा होगा ना। आप कहना चाहती हैं कि फिर भी आप उसका चेहरा नहीं देख पाई? अजीब बात है। अच्छा, आपको उसके शरीर की गंध तो याद होगी। क्या इससे पहले ऐसी गंध वाले किसी पुरुष से आपका? मैं रोने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकती थी? कई बार इंसान के लिए रोना कठिन हो जाता है, किंतु अधिकतर तो रोना रोकना अधिक कठिन हो जाता है। गर्मी, उमस, सांस लेना तक दूभर हो जाता है इस उमस के मारे। इस उमस में भी एक ठंडी हवा का झोंका सा महसूस हुआ था। विजय, हाँ विजय, मेरे साथ नाटक में दुष्यंत का रोल कर चुका था। अधिकतर चुप ही रहता था। न जाने रंगमंच पर अपने संवाद कैसे बोल पाता होगा। मेरा तो बहुत ही आदर करता था। मेरे नाम के साथ सदा जी लगाकर बात करता था। सुंदर, सभ्य, शिष्ट इंसान। सुलक्षणा जी, कई दिनों से आपसे मिलने के विषय में सोच रहा था, किंतु तय नहीं कर पा रहा था। बात यह है कि मुझे बात घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है। मैं आपको केवल इतना कहने आया हूँ कि मुझे अपना मित्र समझिए। इस दुर्घटना को भूल जाइए और जीवन की शुरुआत एक बार फिर दिल लगाकर कीजिए। विजय, क्या तुम समझते हो
कि मुझे इस तरह बीमार बने रहना अधिक सुहाता है। मैं लुट चुकी हूँ विजय, टूट चुकी हूँ। सुलक्षणा जी, ज़िंदगी में इतनी जल्दी हार नहीं मान लेनी चाहिए। हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। अगर मैं आपके काम आ सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वो कुछ देर चुप रहा। मेरा मतलब है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। हाँ, आपके माता पिता नहीं आए, उन्हें इस हादसे के बारे में मालूम हो चुका है या नहीं? वो कुछ क्षण रुका, मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। शायद कोई जल्दी नहीं है, आप अच्छी तरह सोच लें, मैं कल फिर आऊँगा। और मैं उसे जाते हुए देखती रही। क्षण भर के लिए समझ नहीं पाई कि ये एक इंसान है या कोई देवता, जो इस हालात में भी मुझे स्वीकार करने को तैयार है। कहाँ एक और पुलिस, प्रिंसिपल और अन्य सहपाठी थे, जिनके लिए मैं एक हास्य का विषय बन चुकी थी, तो दूसरी ओर विजय किस सरलता और सभ्यता से अपनी बात कह गया था। आज तक तो किसी में भी ये साहस नहीं हुआ था। विजय के नैनों की मूक भाषा सदा ही कुछ कहती सी प्रतीत होती थी। केवल एक दुर्घटना मुझे इतना क्षीण बना गई थी, किंतु मुझे विजय की बात का बुरा तो नहीं ही लगा था। सचमुच मुझे उस वक्त किसी ऐसे ही सहारे की आवश्यकता थी, जो मुझे उठाकर खड़ा कर सके और मैं फिर से चलने लायक हो सकूं, और शायद कभी उस दरिंदे से अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला ले सकूं। यही सोचकर विजय को दिमाग में रखकर भविष्य का ताना बाना बुनने लगी थी। कहीं ये मुझ पर दया तो नहीं कर रहा? नहीं, मैं किसी की दया का पात्र बनकर अपना बाकी जीवन नहीं बिता देना चाहती। ये सचमुच मुझे प्यार करता है या मेरी विवशता का लाभ उठाना चाह रहा है? किंतु जो कुछ कह रहा है वो सब है तो मेरी भलाई के लिए ही ना। आज यदि माँ यहाँ होती तो कम से कम उनके कंधे पर सिर रखकर रो लेती। हॉकी खेलना भी छूट गया था। लगातार जैसे हर खिलाड़ी मेरा मजाक उड़ा रहा हो। बॉल कभी मेरी हॉकी पर आती ही नहीं थी, जैसे हॉकी को मुँह चिढ़ाकर दूर से ही निकल जाती थी। स्टेज के बारे में तो सोच ही नहीं पाई थी। विजय भी तो मुझे नाटक के कारण ही जानता था। उसने नाटक के दुष्यंत की तरह अपनी शकुंतला को नहीं भुलाया था। समय ने ही शकुंतला को उपहास का पात्र बना दिया था। ये मैं क्या सोचने लगी थी? विजय तो नाटक में ही दुष्यंत बना था। वो शकुंतला का दुष्यंत तो हो सकता था, पर मेरा दुष्यंत? क्या विजय मेरा दुष्यंत हो सकता था? कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। अंततः माँ के पास जाने का इरादा कर ही लिया। एकाएक जोर की उबकाई हुई, चक्कर आ गया, वहीं फर्श पर बैठ गई। कविता ने मेरी हालत देखी तो घबरा सी गई। वार्डन को बुला लाई। डॉक्टर भी आ गईं, नाड़ी की परीक्षा करने लगी। डॉक्टर और वार्डन थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले गए। थोड़े ही समय बाद दोनों कमरे में वापस आए। वार्डन ने बड़े ममता भरे अंदाज में मेरे सिर पर हाथ फेरा। सब ठीक हो जाएगा सुलक्षणा, तुम घबराना नहीं, पर ऑपरेशन से पहले तुम्हारे मम्मी डैडी को बुलवाना ही पड़ेगा। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? मुझे क्या हुआ है? सुलक्षणा, तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे... मेरी आंखों के सामने काला भयानक अंधेरा तांडव करने लगा था। वार्डन की आगे की बात तो सुन भी नहीं पाई थी। आत्महत्या ही एक रास्ता सुझाई दे रहा था। क्या अब भी विजय मुझे अपनाने की बात करेगा? अब तक तो मेरे तन पर केवल एक घाव ही था, किंतु क्या विजय एक नासूर के साथ अपना बाकी जीवन व्यतीत कर पाएगा? वार्डन अब भी मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। फिर शाम हो आई। मेरे जीवन की संध्या तो काली रात में बदलती जा रही थी। सुबह, दोपहर, शाम, रात में मुझे कोई अंतर प्रतीत नहीं हो रहा था। मन में अजीब से ताने बाने बुने जा रहे थे। ये होगा तो क्या होगा, और वो होगा तो क्या होगा। यदि ये होता तो क्या होता, और यदि वो होता तो क्या होता। किंतु होना तो वही था जो हो रहा था। बहुत से विकल्पों के बारे में सोचा। अंततः यही निर्णय लिया कि
कि कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार, केवल एक बार विजय से अवश्य सलाह करूँगी। केवल वही तो एक इंसान है जो बिना किसी मतलब के मेरा भला सोच रहा था। अगली ही सुबह विजय आ पहुंचा था। वार्डन भी उसके साथ ही थी। देखो तो सुलक्षणा, कौन आया है। अपने पसंदीदा नीले कपड़े में विजय मेरे सामने खड़ा था। मैं मन ही मन शब्द खोज रही थी कि किस तरह विजय को स्थिति से अवगत कराऊं। विजय ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वार्डन की उपस्थिति भी उसे ऐसा करने से नहीं रोक पाई। सुलू, वार्डन दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वार्डन ने मुझे एक बहुत कठिन स्थिति से उबार लिया था। अपने लुटने की बात मैं स्वयं अपने मुख से कैसे विजय को बता पाती। मैं आंखें ऊपर नहीं कर पा रही थी। पाँव के अंगूठे से ज़मीन को कुरेदती रही थी बस। सुलू, जो होना था वो तो हो चुका, उसका तो अब कोई इलाज नहीं है। किंतु जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है उसका क्या दोष है? फिर भला उसकी बलि क्यों चढ़ाई जाए? मैं तुम्हें तुम्हारे इस होने वाले बच्चे सहित स्वीकार करने को तैयार हूँ। तुमसे केवल एक ही प्रार्थना है, अपने आप को दोषी मानना छोड़ दो। दूसरा, मुझे देवता मानना बंद कर दो और इस दुर्घटना को अपने सिस्टम में से पूरी तरह से निकालने की कोशिश करो। जो तुम्हारे बस में नहीं उसके बारे में दिमाग खराब करने का क्या लाभ। मैं एकटक उस इंसान को देखे जा रही थी। ऐसे भी इंसान होते हैं? किस जन्म का रिश्ता है मेरा इस इंसान से? क्या ऐसे लोग इस युग में भी जन्म लेते हैं? नारी स्वतंत्रता की एक निष्ठ सिपाही होते हुए भी मेरा मन चाह रहा था कि सामने खड़े इंसान के चरण छू लूं, पर ना जाने मुझे एकाएक क्या हो गया। मुझे लगा जैसे मेरा अपना स्वर मेरा ना होकर किराए का स्वर है। विजय जी, मैं शर्तें रखने की स्थिति में तो नहीं हूँ, किंतु आपसे एक वचन चाहती हूँ। विजय प्रश्नवाचक दृष्टि से मुझे देखते रहे। मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ, केवल एक वचन, कि आप जीवन भर मेरे साथ हुई दुर्घटना को भूलेंगे नहीं और मेरी खातिर, केवल मेरी खातिर, उस इंसान नहीं उस जानवर को खोज निकालेंगे जो मेरी इस हालत के लिए उत्तरदायी है, ताकि मैं उसका न्याय कर सकूं। विजय कुछ नहीं बोले, केवल मुझे अपने गले से लगाकर मेरी पीठ पर हाथ फेरते रहे। सब ठीक हो जाएगा सुलू, सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक होने को रह ही क्या गया था। फिर भी उनका मौन आश्वासन मुझे खासी शक्ति प्रदान कर रहा था कि अंततः ये इंसान मेरे उस शत्रु को खोज ही निकालेगा जिसने मेरे जीवन की नींव हिला दी थी। नए जीवन की नींव पड़ गई थी। मेरे माता पिता मेरे विवाह के निर्णय से हतप्रभ रह गए थे। विजय तो माता पिता की इकलौती संतान थे। उनकी तो सारी आशाएं ही धूल दूसरित हो गई थीं। वे एक गर्भवती लड़की को अपनी बहू मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। किंतु विजय में गजब का हौसला था। किसी की परवाह नहीं की, बस मुझे अपनी पत्नी बना लिया। सारा संसार देखता रहा। कुछ एक लड़कियां तो ईर्ष्या भी कर रही थीं। बहुत सी लड़कियां विजय को देखकर आहें भरा करती थीं। दुष्यंत के सपने देखकर आहें भरा करती थीं। सबकी सब आश्चर्यचकित थीं। ये विजय देखकर भी मक्खी कैसे निगल गया। कुछ लोग विजय की महानता की तारीफ कर रहे थे। उनके लिए एकाएक विजय सचमुच का हीरो बन गया था, और फिर काम भी तो उसने ऐसा ही किया था। मैं तो उनके एहसान तले दब गई थी। उनके प्यार को केवल प्यार तो मान ही नहीं पा रही थी। यकीन ही नहीं होता था कि विजय भी केवल एक इंसान ही है। हमारी सुहागरात भी क्या विचित्र सी सुहागरात थी। ना दुल्हन का घूंघट, ना शर्माना, ना छेड़छाड़। एक विचित्र सी चुप्पी छाई हुई थी सारे कमरे में। विजय को देवता मान चुकी थी, फिर भी न जाने किन आशंकाओं में घिरी बैठी थी। विजय मेरा सिर अपनी गोद में लेकर मेरे बालों को सहलाते रहे। कब मैं सो गई कुछ मालूम ही नहीं हुआ। सुबह नींद भी खुली तो विजय के जगाने पर मेरे सामने ट्रे में चाय लिए खड़े थे। शर्म से गड़ गई थी मैं।
अपने आप को रोक नहीं पाई, जैसे गिर ही गई थी उनके कदमों पर। बहुत प्यार से मुझे उठाया, गाल पर हल्की सी चपत लगाई, सिर पर प्यार किया। आजकल अपना ख्याल रखा करो, एकदम झटके से उठना बैठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। फिर हमारा भी तो ख्याल रखा करो, हमें भी तो आपसे बेटा चाहिए ना। विजय इतने अच्छे क्यों हैं? इस प्रश्न का कोई भी उत्तर मैं नहीं खोज पाती थी। मेरे कारण अपने माता पिता को भी त्याग दिया था। उनकी माँ तो एक दो बार मिलने भी आ गईं, किंतु मेरे ससुर जी ने तो जैसे हमसे नाता ही तोड़ दिया था। विजय अकेले ही हर समय मेरा ध्यान रखते, और फिर एक नर्स भी घर पर ही रखवा ली थी। घर का काम नौकर करते और मेरी देखभाल नर्स व स्वयं विजय। मैं केवल बैठे बैठे मुटिया रही थी। फिर गौरव का जन्म हुआ। विजय तो पहले ही उसका नामकरण कर चुके थे। कई बार कह भी देते, सुलू, मेरे लिए इस बच्चे का जन्म बहुत गौरव की बात है, इसका नाम हम गौरव ही रखेंगे। हमें और बच्चा तो चाहिए ही नहीं, और ना ही हमारा कोई और बच्चा होगा भी। कहीं गौरव के प्रति हमारे प्यार में कोई कमी ना आ जाए। विजय के चेहरे पर गौरव के जन्म की प्रसन्नता देख देख कर मैं अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती थी। सोचने लगती, यदि गौरव स्वयं विजय का पुत्र होता तो विजय उसके लिए क्या क्या करते। किंतु क्या कोई भी पिता अपना पुत्र उत्पन्न होने पर इससे अधिक कुछ भी कर सकता है जो विजय ने गौरव के जन्म पर किया है? ढोल नगाड़े, फंक्शन, मिठाइयाँ, हिजड़े, दान, ब्राह्मणों को भोजन, ना जाने क्या क्या। गौरव थोड़ा बड़ा हो गया तो उसका शरीर भी भरने लगा। छोटा सा गोल मटोल बोनी बेबी दिखाई देने लगा, मेरी तरह गोरा रंग और बड़ी बड़ी आँखें। किंतु उसका माथा थोड़ा चौड़ा है और नाक एकदम तीखी। मेरी नाक को लेकर तो विजय भी कई बार मजाक कर बैठते हैं। सड़क का रोलर हमारी मेम साहब के नाक पर फिर गया, पता नहीं बेचारी सांस कैसे लेती होगी। चुप रह जाती हूँ। कई बार शीशे में देखती हूँ, मन को सांत्वना देती हूँ, आखिर इतनी भी तो चपटी नाक नहीं है मेरी। दोस्त संबंधी आते और आकर विजय के दिल पर घावों के निशान छोड़ जाते। अरे, सारा का सारा विजय पर ही गया है। नाक देखो, माथा देखो, और होंठ सबके सब बाप पर ही गए हैं। दूसरा विजय है ये। विजय नज़र चुराकर मेरी ओर देखते तो दिल पर ना जाने क्या गुजरती थी। मन ही मन सोचती कि ये रिश्तेदार ना ही आया करें तो अच्छा है। समय बीतते भी तो समय नहीं लगता है। विजय अपने व्यापार में व्यस्त थे और मैं गौरव में। हर बार गौरव को देखती तो एक ओर तो उस छोटे से बच्चे पर प्यार उमड़ता, तो दूसरी ओर मेरे मन का घाव फिर से हरा हो जाता। विजय तो जैसे अपने वचन को भूल ही गए थे। ज्यों ज्यों गौरव बड़ा हो रहा था, उसे देखकर मैं चिड़चिड़ी होती जा रही थी। उसका अस्तित्व मुझे उस दुर्घटना को भूलने नहीं दे रहा था। अब गौरव मुझे अपना पुत्र कम और अपने अपमान की निशानी अधिक लगने लगा था। विजय में भी तो गजब की सहनशक्ति है। उन्हें मेरा रूखापन, चिड़चिड़ापन, गुस्सैल व्यवहार कुछ भी तो क्रोध नहीं दिला पाते थे। हर बार उनका एक ही जवाब रहा, सुलू, धीरे धीरे तुम भी ये सब भूल जाओगी। अब तो तुम्हारा एक पुत्र भी है, उसकी देखभाल करो, अपने पति को प्यार करो। अपने शत्रु को क्षमा कर देने में ही महानता है। अपने घर को संभालो। मैं उन्हें कैसे समझाती कि मैं उनके समान महान नहीं हो सकती। मैं एक हाड़ मांस की बनी साधारण स्त्री हूँ। मुझे जब चोट लगती है तो दर्द होता ही है। मुझे देवी नहीं बनना, इंसान बने रहना ही अधिक रुचिकर लगता है। और फिर गौरव की देखभाल ही तो सबसे कठिन और दुष्कर कार्य लग रहा था। उसे देखते ही जैसे कलेजे में एक टीस सी उठती थी। मेरे साथ अन्याय हुआ था और मैं न्याय चाहती थी, कुछ अधिक भी तो नहीं चाहती थी। गौरव स्कूल जाने योग्य हुआ तो मैं अड़ गई। गौरव को बोर्डिंग स्कूल ही भेजूंगी। जितना मुझसे दूर रहेगा उतनी ही मैं सहज हो पाऊंगी। उसकी उपस्थिति मुझे पागल किए जाती थी। विजय मेरी ओर अविश्वसनीय निगाहों से देखते रहे। सुलू, कोई भी व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं होगा कि तुम गौरव की माँ हो।
अरे, उस छोटे से बच्चे को किस दोष का दंड दे रही हो? वो बेचारा हमारे बिना कैसे रह पाएगा? किंतु मैं तो तय कर चुकी थी और फिर लगा इस दुख को सहन न कर पाने की स्थिति में संभवतः विजय मेरा काम कर ही दें। भूल गई थी कि गौरव पुत्र तो मेरा ही है, विजय तो बस। कहीं अपने अपराध की सज़ा मैं अनजाने में विजय को देकर सुकून तो नहीं पा रही थी। आखिर विजय भी तो पुरुष ही है ना। गौरव का 10वां जन्मदिन आ पहुंचा। मेरी सूरत देखकर कोई भी मुझे क्षय रोगी समझ सकता था। इतने वर्षों से दिल पर एक बोझ लिए जी रही थी। हताश होकर मर जाना ही अब अपनी नियति लगने लगी थी। अब तो विजय से भी इस विषय पर बात करनी छोड़ दी थी। इस विषय पर तो क्या, अब तो उनसे वैसे भी बहुत कम बात होती थी। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी से होते जा रहे थे। किंतु विजय ने ना तो मुझे कभी डांटा ना ही शिकायत की। मुझे देखकर परेशान अवश्य रहते थे। गौरव का जन्मदिन गर्मी की छुट्टियों में ही आता है, वो भी हॉस्टल से आया हुआ था। जन्मदिन को अभी 2 दिन बाकी थे। गौरव बड़े चाव से अपने पापा को अपनी फरमाइशें बता रहा था और मैं निर्लिप्त सी अलग एक कोने में बैठी किसी उपन्यास के पन्ने उलट पुलट रही थी। एकाएक विजय उठकर मेरे पास आ गए थे। उनसे शायद वातावरण का बोझिलपन सहन नहीं हो पा रहा था। मेरे से भी ये सब कहाँ सहन होता था, किंतु अब तो ये सब जीवन का एक अंग ही बन गया था। गौरव उठकर बाहर चला गया। मैं विजय की ओर देखती रही। देखो सोलू, मनुष्य को चाहत तो बहुत सी वस्तुओं की होती है, किंतु हर मनुष्य हर वस्तु पा जाए ऐसा तो नहीं होता है ना। मैं कितने वर्षों से तुम्हें यूं घुलते हुए देख रहा हूँ, अब तो हद हो चुकी। परसों तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है और तुम्हें इसका कोई शौक़ ही नहीं। अब तो मेरा भी दम घुटने लगा है। जीवन का इस तरह आगे चल पाना अब संभव नहीं लगता। आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है, केवल तुम्हें सुना ही है। आज मैं कहूँगा और तुम केवल सुनोगी। मैं उस इंसान को जानता हूँ जिसने तुम्हारे साथ बलात्कार किया था। मैं विजय की ओर एक टक देख रही थी। मैं उसे केवल जानता ही नहीं, पहचानता भी हूँ, क्योंकि वो इंसान मैं स्वयं हूँ। हाँ, मैंने ही उस रात अंधेरे और तुम्हारी नींद का लाभ उठाकर तुम्हारा शील भंग किया था। मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा था। तुम्हें कह पाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, किंतु तुम्हें पा लेने की लालसा बलवती होती जा रही थी। मुझे लगा यदि तुम्हारा आत्मबल टूट जाए तो तुम अवश्य ही मुझे स्वीकार कर लोगी, और मैंने वही किया और तुम्हें पा लिया। अब तो तुम्हें अपने अपराधी का ज्ञान हो गया। अब तुम्हें जो भी सज़ा मुझे देनी हो दे दो, किंतु अपना और मेरा जीवन यूं ना बर्बाद करो। विजय एक ही सांस में सब कुछ बोलते जा रहे थे और मैं उन्हें देखते जा रही थी। वे बोलते बोलते हाँफने से लगे थे। मुझ पर अपनी बात की कोई प्रतिक्रिया ना देखकर वे और भी परेशान लगने लगे थे और मैं उन्हें चुपचाप देखती जा रही थी। उन्हें उलझन होने लगी थी। मेरी चुप्पी उन्हें दुविधा में डाले हुए थी। अब कुछ कहो भी या यूं ही मुझे परेशान किए जाओगी। आप तो मेरे कुछ कहने पर भी परेशान हो जाते हैं और कुछ ना कहने पर भी। आप जो बात मुझे आज बता रहे हैं वो मुझे कई वर्षों से मालूम है। कभी सोचा क्यों मैं गौरव की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाती थी? क्यों उसके घर आते ही मैं बीमार हो जाती थी? क्योंकि उसकी सूरत हूबहू आपसे मिलती है। मेरी बीमारी का कारण अब केवल वो दुर्घटना नहीं थी। मेरी बीमारी का सबसे बड़ा कारण आप स्वयं हैं। मैं तो ये सोच सोच कर घुलती जा रही हूँ कि मैं उस व्यक्ति की पत्नी हूँ जिसमें अपना गुनाह कबूल करने की हिम्मत ही नहीं है। जब वो कुकृत्य करते हुए आप नहीं डरे तो इतने वर्षों अपनी पत्नी को क्यों अंधेरे में रखा? आप तो मेरी 2 मिनट की चुप्पी नहीं सह पा रहे। मैंने तो आपकी चुप्पी को वर्षों तक सहा है। विजय अवाक मेरी ओर देखे जा रहे थे। उन्हें एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं सच बोल रही हूँ, और मैं आज तक ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि क्या मैंने अपने पति को सचमुच क्षमा कर दिया है। यह थी तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी कहानी
सिलवटें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।